हेलो, माय नेम इज़ रणवीर सिंह। आज हम बात करेंगे आपकी बुक फ्लैमिंगो का दूसरा चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। उसको हिंदी में हम समझेंगे। पहले लेसन का जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, बसंत का खो जाना। स्प्रिंग का अर्थ है बसंत। तो ये जो शीर्षक है चैप्टर का, ये सिंबॉलिक है, सांकेतिक है, मेटाफोरिकल है, अलंकारिक इसका अर्थ है। बसंत का खो जाना। बसंत का अर्थ यहाँ बचपन से है। बसंत की तुलना बचपन से की जा सकती है। जिस तरह से बसंत श्रेष्ठ ऋतु मानी गई है, वर्ष में सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी जो ऋतु है, ऋतुओं की रानी या ऋतुओं का राजा बसंत कहा जाता है। उसी प्रकार बचपन किसी इंसान की उम्र, किसी इंसान के जीवन का श्रेष्ठ काल माना जाता है, बेस्ट पीरियड माना जाता है। तो दुख की बात यह है कि ये जो बसंत है जीवन का, यानी बचपन, ये सभी बच्चों को नसीब नहीं होता। ऐसे ही बच्चों की दो कहानियाँ इसमें हैं, इस पाठ में, इस चैप्टर में। ऐसे ही दो बच्चों की बात राइटर करती है, जो कि ऐसे ही दो बच्चों की ज़िंदगी का विश्लेषण, उनके हालात का विश्लेषण इस चैप्टर में राइटर करती है, जो कि शिकार हैं ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यानी पीस देने वाली गरीबी, और ट्रेडिशंस, परंपराएं। दो कारणों से जिनका जीवन ग्रस्त है, जो शिकार हैं पीस देने वाली गरीबी और परंपरा, यानी अंधविश्वास हो सकता। तो इन दो कारणों से ये बच्चे शोषण से भरी ज़िंदगी जीने पर मजबूर है, एक शोषित जीवन जीने पर मजबूर है। तो ऐसे दो बच्चों की बात राइटर करती है। इसमें दो पार्ट हैं इस चैप्टर के। आज हम पहले पार्ट की बात इसमें करेंगे। अनीस जंग का जन्म, थोड़ा राइटर के बारे में बात करें। राउरकेला में जन्म हुआ और उनका बचपन और उनकी किशोरावस्था हैदराबाद में बीती। अमेरिका भी गई वो पढ़ने। लेखक और पत्रकार हैं वो, अपने माता पिता की तरह। एक किताब उन्होंने लिखी, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उसी किताब का एक अंश, एक्सर्प्ट जिसको कहते हैं, वो इस लेसन में, इस पाठ में दिया गया है, इस चैप्टर में। तो वो हमने पढ़ना है। पहला जो हिस्सा है, पहला जो पार्ट है इस चैप्टर का, उसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे मिल जाता है 1 रुपया कूड़े में। तो इस कहानी, जो पहला हिस्सा है चैप्टर का, उसमें राइटर चूँकि पत्रकार है, तो अपने अखबार के लिए रिपोर्ट्स इकट्ठी करना उनका प्रोफेशन है। तो इसके चलते जब वो दिल्ली में थी, तो सीमापुरी इलाके का उन्होंने दौरा किया, विज़िट किया उस इलाके का। और वहाँ काफ़ी लोग, वहाँ जो स्लम एरिया है, जो कि बस्ती वाला इलाका है, काफ़ी लोग यहाँ ऐसे बसे हुए हैं जो बांग्लादेश से आए 1971 में, जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का। और इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप पहले जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, 1971 में बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ। उसी युद्ध के दौरान बांग्लादेश के ये लोग, जिसमें साहिब आलम नाम का बालक भी शामिल है, जिसके विषय में ये पहला हिस्सा कहानी का है,
वो अपने परिवार के साथ शरणार्थी के रूप में भारत आ गए और सीमापुरी, जो कि आउटस्कर्ट्स में है, दिल्ली के बाहरी इलाके में है, वहाँ आकर वो बस गए। तो 1971 से ये लोग वहाँ रह रहे हैं। तो जब राइटर इस इलाके का दौरा करती हैं, इस इलाके को विज़िट करती हैं, और कहीं नज़दीक ही उनका घर रहा होगा, और राइटर जो हैं वो जब बाहर आती हैं, देखती हैं अपने आस पड़ोस में, तो उन्हें नज़र आता है एक लड़का साहिब आलम, जो अपने दोस्तों के साथ हर सुबह निकल जाता है अपने घर से। घर क्या है या नहीं उसकी बात करेंगे बाद में। तो साहिब आलम और उसके दोस्त, एक आर्मी कहा गया है उनको, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़। तो साहिब और उसके दोस्त नंगे पैर, साहिब के कंधे पे एक झोला लटका हुआ, और बाकी भी इसी किस्म के लड़के, और वो रोज़ सुबह सुबह जैसे पक्षी नज़र आते हैं इस तरह से वो निकलते नज़र आते हैं, और कूड़ा बीनने का काम ये बालक, ये लड़के सब करते हैं। तो राइटर मिलती है, मुलाकात होती है, साहिब उसको उनको नज़र आता है, तो साहिब से वो एक प्रश्न करती हैं, वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। अब ये जो प्रश्न है कहानी की शुरुआत में, ये प्रश्न लेखिका करती हैं, और उनका अंदाज बहुत सीरियस नहीं है इस प्रश्न को लेकर। ऐसे ही अक्सर हम इस तरह के प्रश्न कर दिया करते हैं, किसी चौराहे पे भिखारी या कोई और जो है इस तरह के अंदाज में उनको हल्का डांटते हुए या उनको कोई सलाह देते हुए इस तरह से हम बात करते हैं। तो राइटर उसी तरह से हर रोज़ वो मिलती थी, देखती थी साहिब को, तो एक दिन उसने पूछ लिया, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। फिर थोड़ा इसमें बताया गया है शुरुआत में कहानी कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि साहिब काफ़ी लंबे समय पहले अपने परिवार के साथ बांग्लादेश ढाका से आकर दिल्ली में बस गया था, और उसकी माँ अक्सर साहिब को बताया करती थी कि ढाका में उनके जो खेत थे हरे भरे, वो अक्सर वहाँ बाढ़ आ जाया करती थी, तूफ़ान आ जाया करता था, और वो इस हालत में नहीं होते कि उनको अनाज मिल सके। तो इस वजह से उन्होंने उस एरिया को, अपने इलाके को छोड़ दिया, और दिल्ली आकर जो है गुज़र बसर के लिए, रोज़गार के लिए, अपना पेट पालने के लिए वो दिल्ली में आकर शरणार्थी के रूप में यहाँ बस गई थी। तो जब राइटर ने पूछा साहिब से, तुम ऐसा क्यों करते हो, ये कूड़ा कबाड़ा क्यों उठाते हो, तो साहिब ने कहा, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है। और ऐसा जब कहा साहिब आलम ने, तो वो नज़रें राइटर से नहीं मिला पा रहा था, वो साइड में देखने लगा। तो राइटर ने, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास शब्द बहुत हैं, वो वाक्पटु होते हैं, बोलने में कुशल होते हैं, कई बार वो इतना गंभीर नहीं होते, और अक्सर जो है इस तरह के जो लोग हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको वो सलाह दे दिया करते हैं बिना किसी गंभीरता के, बिना उनके लिए कोई प्रयास किए, सुधार की मंशा रखते हुए भी वो बातें करने में, सलाह देने में, बोलने में कुशल होते हैं। तो इसी अंदाज में राइटर ने साहिब को कहा, जब साहिब ने कहा कि भाई मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं, तो राइटर ने कहा कि स्कूल जाओ। तुरंत एहसास भी हो गया राइटर को कि उसकी सलाह खोखली है, हॉलो है, क्योंकि उसे लगा कि वो कुछ कर नहीं पाएगी साहिब के लिए। साहिब ने कहा कि भाई मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब कोई खुलेगा तो मैं जाऊंगा। अब राइटर ने कहा मजाक में, अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो आओगे क्या। और मुस्कुराते हुए, बड़ी चौड़ी मुस्कुराहट साहिब के चेहरे पर फैल गई, उसने कहा हाँ। और अब कुछ दिनों के बाद फिर जब राइटर की मुलाकात साहिब से हुई, तो साहिब दौड़ता हुआ आया राइटर के पास और कहा कि आपका स्कूल तैयार हो गया। अब ये जो प्रश्न साहिब ने किया, लेखिका अनीश जंग चकित हो गई, हैरान हो गई, और उनको एक तरह का धक्का सा लगा कि मैंने ऐसा वादा क्यों किया।
जो पूरा ही नहीं करना था। मैंने उससे क्यों कहा कि मैं स्कूल खोलूँगी और तुम आओगे, इस तरह की बात मैंने क्यों की। तो थोड़ा गिल्टी फील किया उन्हें लगा कि मुझसे गलती हुई है। लेकिन फिर अगले ही पल उन्होंने तसल्ली दी अपने आप को, राइटर ने, कोई बात नहीं, इन लड़कों की ज़िंदगी में वादे तो किए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। उन्हें तो आदत है, ऐसे वादे तो टूटते ही रहते हैं। उनका तो कोई भला करने वाला है ही नहीं, उनकी तो ज़िंदगी इस तरह की है। और इस तरह से लेखिका अपने आप को सांत्वना देती है, तसल्ली देती है कि कोई बात नहीं, ये गलती मेरे से हुई तो कोई बात। कई महीनों तक इस तरह से लेखिका साहिब को अपने पड़ोस में, अपने आसपास देखती रही। और एक दिन लेखिका ने पूछा कि भाई नाम क्या है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा साहिब आलम। अब लेखिका सोचती है कि साहिब आलम जो नाम है, जिसका इतना गहरा, इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण, जिसका अर्थ है साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का मालिक, बादशाह, इतना शानदार साहिब के नाम का अर्थ है, और उसका जो काम है वो बिल्कुल दूसरे किनारे पे नज़र आता है। तो ये नाम और उसका काम, इन दोनों में बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो इस विरोधाभास को, इस कॉन्ट्राडिक्शन को आयरॉनिकल कहा गया है। तो साहिब का नाम आयरॉनिकल है और विरोधाभास है। कोई संबंध नहीं है साहिब के नाम, इतना ऊंचा, इतना शानदार नाम, और इस तरह का काम जो वो करता था। कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करना, उसमें कुछ काम की चीज़ें, कुछ प्लास्टिक, कुछ लोहे का सामान, कुछ मिल जाए तो उसे इकट्ठा करके अपने झोले में डाल के किसी स्क्रैप डीलर, कबाड़ी के यहाँ ले जाना, कुछ उसको पैसे मिल जाना। तो इस तरह का काम, नंगे पैर घूमते रहना। तो उसके काम और उसके नाम के बीच में कोई रिश्ता, कोई सार्थक रिश्ता नज़र नहीं आता, इसीलिए इसको आयरॉनिकल कहा गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे इस तरह। अब वो कई महीनों तक साहिब और उसके दोस्तों से मिलती रही और लेखिका की पहचान हो जाती है, पहचानने लगती हैं वो साहिब को, उसके दोस्तों को। एक दिन ऐसे ही जब वो मिली इनसे, तो उसने एक लड़के से पूछा, ये तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए? तो उसने कहा कि भाई मेरी माँ अलमारी से उतार के मुझे नहीं देती चप्पल। तो दूसरे ने कहा कि अगर वो उतार के देंगी भी इसको पहनने के लिए तो ये पहनेगा नहीं। ये जो दूसरा लड़का जिसने ये बात कही, वो खुद जूते पहने हुए था, लेकिन वो आपस में मेल नहीं खाते थे, मैच नहीं करते थे। उठा लिए होंगे कहीं, कूड़े में ही उनसे मिल गए होंगे। तो जब राइटर उसके जूतों की तरफ देखती है या कमेंट करती है कि भाई तुम पहने, तो वो शर्मा जाता है और शफल करने लगता है, पैर इधर उधर खिसकाने लगता है। एक और लड़के ने कहा कि भाई मैं तो जूते पहन लूँगा, मुझे तो जूते पसंद हैं, चाहिए मुझे अगर मिल जाए तो राइटर बताती है कि अक्सर वो अपने न्यूज़पेपर के लिए स्टोरीज इकट्ठा करना, अक्सर वो देहाती इलाके, शहरों में वो विज़िट करती है, भ्रमण करती है, घूमती है। तो उन्हें अक्सर एक बात पता लगती, अक्सर उन्होंने देखा है कि किस तरह से बहुत से इस तरह के गरीब बच्चे बिना जूते चप्पल के नंगे पैर ही घूमते रहते हैं। और जब उनसे बात होती है तो एक जवाब उनका सामने आता है। वो कहते हैं कि ये हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है, हमें ये पसंद नहीं है, ये हमारी कल्चर नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता जूते चप्पल पहनना। एक कारण ये हो सकता है जो राइटर को लगता है, जो उनसे बात करके वो अक्सर ऐसे लोगों से, बच्चों से बात करती रही हैं देश के विभिन्न इलाकों में, गाँव में, शहरों में। लेकिन ये जो जवाब है, ये जो स्पष्टीकरण है, ये लेखिका को इतना यकीन नहीं होता इस बात में। इसमें उन्हें शक होता है और उन्हें लगता है कि ये सिर्फ बहाना भर है। जब वो कहते हैं कि ये हमारी ट्रेडिशन नहीं है, ये हमारी परंपरा नहीं है, तो राइटर को लगता है कि नहीं, ऐसा ये सिर्फ बहाना भर है, लगातार बने रहने वाली गरीबी को छिपाने का। ये सिर्फ बहाना भर है,
ये जो ट्रेडिशन परंपरा की जो बात करते हैं ये बहाना भर है, नहीं तो क्यों कोई नहीं चाहेगा। ख़ास तौर से बच्चे, उन्हें तो जूते पहनना बहुत पसंद होता है, उनके लिए तो सपना होता है अच्छे शानदार जूते उन्हें मिल जाए। तो राइटर को ये बात उतना हजम नहीं होती, उतना यकीन नहीं होता। अब राइटर को याद आती है एक किस्सा। एक आदमी ने बताया अपने बारे में, जो उडीपी का रहने वाला था, कि 30 साल पहले वो उसके पिता एक मंदिर में पुजारी हुआ करते थे। तो उस समय वो प्रार्थना किया करता था, भगवान से प्रे करता था कि भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दिला दो। तो ये हालत थी 30 साल पहले। मंदिर के पुजारी के लड़के का ये अनुभव था, ये कहना था। अब 30 साल बाद उसी मंदिर में पुजारी बदल गया है, हालात बदल गए हैं, और उसका लड़का किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, यूनिफॉर्म ग्रे कलर की पहने हुए स्कूल से वापस आता है। एक चारपाई पे वो अपना बैग जो है फेंक देता है। तो उसने शानदार जूते पहने हैं, यूनिफॉर्म का हिस्सा जूते और जुराबें पहने हुए है। ये बदलाव आया है 30 साल में। तो लेखिका इस बदलाव की तरफ इशारा करती है। फिर एक और लड़के की बात याद करती हैं, पुराने समय की, 30 साल पहले की ही, जब एक लड़के ने, जब उसे जूते मिल गए थे तो उसने दुआ की थी मंदिर में ही कि भगवान अब ये जूते मुझे मिल गए हैं तो ये कोई छीन ना ले मुझसे। तो इस कदर बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जूतों का मिल जाना या जूतों का पहन लेना। अब ये तुलना लेखिका ने की कि पहले हालात क्या थे 30 साल पहले के हालात और अब हालात किस किस्म के। बहुत थोड़ा बदलाव हुआ है हालात में। अब जो पुजारी है उसके बेटे के पास जूते हैं। तो इन लोगों की ज़िंदगी में, सिर्फ कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये बदलाव आया है, लेकिन साहिब आलम जैसे बच्चों की ज़िंदगी में अभी ये बदलाव, ये सुविधा उनको उपलब्ध नहीं है। उनके पास अभी भी जूते पहनना उन्हें नसीब नहीं हुआ है। अब ये जो नंगे पैर घूमने वाले, कूड़ा कबाड़ा बीनने वाले जो लड़के, रैग पिकर्स जिनको कहा गया है, इनसे लेखिका की मुलाकात होती है, अक्सर होती है, और परिचय उनका जो है वो बढ़ जाता है। तो एक दिन लेखिका साहिब की जो कम्युनिटी है, जो इलाका है सीमापुरी, उनकी बस्ती को विज़िट करने जाती है, घूमने जाती है, देखने जाती है। थोड़ा बताया गया है कि सीमापुरी किस किस्म का इलाका है। दिल्ली के बाहरी इलाके में है, पेरीफरी पे है, लेकिन अलंकारिक रूप से कह सकते हैं कि दिल्ली से कोसों दूर है। ज्योग्राफिकली दिल्ली का हिस्सा है, भौगोलिक रूप से, टेक्निकली दिल्ली का हिस्सा है, लेकिन अलंकारिक रूप से कहें तो दिल्ली से कोसों दूर है, मीलों दूर है। इसका अर्थ है कि जो तरक्की और उन्नति सुविधाएं इस इलाके में नहीं पहुँची, जो कि दिल्ली देश की राजधानी के किसी इलाके में होनी चाहिए, इस तरह की कोई सुविधाएं यहाँ पर नज़र नहीं आती। इसलिए कहा गया है कि ये दिल्ली का हिस्सा होते हुए भी दिल्ली से कोसों दूर है। 1971 में जब साहेब और उनके जैसे परिवार वाले और बहुत से लोग आ गए थे बांग्लादेश, ढाका से, उस समय ये इलाका जंगली किस्म का हुआ करता था, वाइल्डनेस। अब भी ये इसी तरह का है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ भीड़ भाड़ बढ़ गई है। तो तात्पर्य है कहने का कि भीड़ भाड़ बढ़ गई है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर अभी भी ये एक जंगल नज़र आता है। यहाँ जो जिस किस्म की इनकी झुग्गियाँ हैं, घर कहें तो वो मिट्टी के बने हुए, छतें टिन की या ट्रिपॉलिन इंग्लिश में कहें तो इस तरह कि इनकी झुग्गियों की छत है, टिन या त्रिपाल से बनी हुई। सीवेज, नालियाँ नहीं हैं, सीवेज गंदे पानी की निकासी करने का कोई इंतज़ाम नहीं है, नालियाँ नहीं हैं और पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे एरिया में सीमापुरी में 10,000 के करीब ये रैग पिकर्स रहते हैं। 30 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ रहते हुए, बिना किसी पहचान और सम्मान के। हाँ, लेकिन राशन कार्ड बनवा दिए नेताओं ने ताकि ये वोट डाल सके।
उनके पक्ष में। अब ये राशन कार्ड बन जाना इनके लिए एक उपलब्धि से कम नहीं, या उन्हें संतुष्टि है इस बात की कि इन राशन कार्ड के बन जाने से उन्हें भोजन मिल जाता है और भूखे पेट सोना नहीं पड़ता। तो एक तरह की ये सांत्वना उनके मन में है, एक तसल्ली उनके मन में है। वो तुलना करते हैं अपने बांग्लादेश ढाका, जहाँ जो खेत उनको इतना अनाज नहीं दे पाते थे कि वो उनका पेट भर सके, यहाँ कम से कम बेशक सम्मान इतना ना हो, बेशक पहचान इनकी कोई ना बनी हो, लेकिन राशन कार्ड बन गया है तो भोजन नसीब हो जाता है, अनाज मिल जाता है उसकी वजह से। तो फूड इनके लिए इम्पोर्टेंट है, भोजन इम्पोर्टेंट है जिंदा रहने के लिए, बजाय कि पहचान के। कुछ औरतें जिनसे लेखिका बात करती हैं, जो फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी, उन्होंने कहा कि अगर दिन के अंत में हमें हमारा पेट भर जाए, हमें भोजन मिल जाए, तो हमारे लिए ये बेहतर है यहाँ रहना बांग्लादेश ढाका की तुलना में, जहाँ हमें इतना भोजन नसीब नहीं होता था, अनाज नहीं मिलता था हमारे खेतों से। जहाँ भी इनको भोजन मिलता है वहीं अपना टेंट लगा लिया और एक घर का रूप दे दिया, और इस तरह से कोई परमानेंट भी इनका कोई घर नहीं है, ऐसा हमें पता लगता है। ट्रांजिट होम्स हैं जहाँ ये रहते हैं। बच्चे इन्हीं झुग्गियों में, इन्हीं इस किस्म के घरों में बड़े होते हैं, और वो बड़ों के साथ साझीदार बन जाते हैं, हिस्सेदार बन जाते हैं, उनके काम में हिस्सेदार, ज़िंदगी के संघर्ष में हिस्सेदार, बचे रहने की जद्दोजहद, स्ट्रगल में वो हिस्सेदार हैं। बड़ों के साथ उन्हें ये काम, कूड़े कबाड़ा बीनना और उनको जो कबाड़ी के पास ले जाके कुछ मिल जाना, ढूंढते रहना कूड़े कबाड़े से कुछ काम की चीज़। तो ये बड़ों के साथ बच्चे भी जीवन के बने रहने या ज़िंदा रहने के इस संघर्ष में शामिल हैं। दे आर पार्टनर्स इन सर्वाइव। और कूड़ा बीनना, उसको छांटना, ये एक कला का रूप ले लिया है, ये एक आर्ट बन चुकी है इन लोगों के लिए। और गोल्ड भी कहा है, कूड़ा, सोना। अब ये सोना असल में सोना नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है कि कूड़ा उनके लिए महत्वपूर्ण है, कूड़ा उनके लिए मूल्यवान है। इस कूड़े की वजह से भोजन है और छत है उनके सिर पर। बेशक ये छत लीक होती है बारिश के मौसम में, लेकिन जो कुछ भी जीवन में है वो इस कूड़े की वजह से। इसलिए गार्बेज इज गोल्ड टू देम, ऐसा कहा गया है। लेकिन बड़ों के लिए तो ये एक इस तरह से एक मूल्यवान चीज़ है, या उनकी गुजर बसर का साधन है। लेकिन बच्चों के लिए इतना तो है ही, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा और भी महत्व है बच्चों के लिए इस कूड़े का। बच्चों के लिए तो ये आश्चर्य में लिपटी दुनिया है, समथिंग रैप्ड इन वंडर। क्योंकि वो इस कूड़े को जब खंगालते हैं तो कभी उन्हें 1 रुपया मिल जाता है, कभी 10 रुपये भी मिल जाते हैं, और आंखें चमक उठती हैं जब साहिब ये बात राइटर को बताता है। और जब इस तरह से होता है तो वो रोक नहीं पाते अपने आप को, खंगालते ही रहते हैं कि कुछ और मिलेगा, कुछ और रुपया मिल सकता है या कोई नोट मिल सकता है। तो बच्चों के लिए तो अलग है इसका अर्थ, आश्चर्य में लिपटी दुनिया। अब बच्चे बड़े मासूम होते हैं, बड़े आप समझते हैं कि उनके लिए तो कुछ भी एक खेल भी था उनके लिए, क्योंकि अपनी मर्जी से, अपनी मस्ती से घूमते रहना। तो बड़ों के लिए तो काम था, बच्चों के लिए तो खेल भी था। तो इस तरह से आश्चर्य में लिपटी दुनिया, पता नहीं क्या मिल जाए, ऐसी आस उन्हें रहती थी इस कूड़े से। अब एक और सुबह की बात होती है जब लेखिका साहिब को देखती है कि वो एक टेनिस क्लब वहाँ कहीं है पड़ोस में, और उस टेनिस क्लब के बाहर साहिब खड़ा हुआ है और ललचाई निगाहों से अंदर झांक रहा है। वहाँ अमीरों के कुछ बच्चे टेनिस खेल रहे हैं, सफ़ेद पोशाक उन्होंने पहनी हुई है, टी शर्ट और शॉर्ट्स, और साहिब उनको ललचाई निगाहों से देख रहे हैं। राइटर आती है, बात करती है, तो साहिब कहता है कि मुझे ये खेल पसंद है, और कई बार ये जो गार्ड है ये मुझे अंदर जाने देता है, मैं झूलता हूँ, झूले लगे हुए हैं अंदर, तो वहाँ मैं झूलता हूँ। जब कोई नहीं होता तब ये गार्ड मुझे जाने देता है अंदर। साहिब भी जूते पहने हुए, टेनिस शूज़,
अजीब लग रहे थे। कोई जिस तरह की उन्होंने निक्कर, जिस तरह की शॉर्ट्स और टी शर्ट शर्ट पहनी हुई थी साहिब आलम ने, जो डिसकलर्ड थी, फेडेड, उसका कलर धुंधली सी पुरानी रही होगी, और साथ में वो टेनिस शूज़ उसने पहने हुए, तो दोनों में कोई मेल नहीं था, क्योंकि टेनिस शूज़ भी किसी के फेंके हुए कहीं कूड़े में से ही उसे मिल गए होंगे, और किसी बच्चे ने ही इस वजह से उनको फेंक दिया होगा कि उनमें से एक जूते में छेद था। लेकिन साहिब आलम के लिए तो इस किस्म के जूते मिल जाना भी किसी सपने के सच हो जाने से कम नहीं था। तो लेकिन ये जूते तो मिल गए जैसे भी थे साहिब आलम के लिए, लेकिन जो टेनिस वो देख रहा था, टेनिस का खेल ललचाई निगाहों से उस क्लब के अंदर दूसरे बच्चे जो खेल रहे थे, वो उसकी पहुंच से दूर था। वैसा वो खेल पाना उसके बस की बात नहीं थी, या उसकी ज़िंदगी में ये संभव होता नज़र नहीं आता था। एक और सुबह की बात होती है इस कहानी के इस हिस्से के अंत में। इस बार लेखिका ने देखा कि साहब एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है और कंधे पर एक स्टील का कनस्तर उसमें लटकाया हुआ है, इंग्लिश में कहें तो कैनिस्टर। ये भारी नज़र आता है। पहले जो झोला वो लटकाए रहता था, बैग जिसमें वो कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करता था, उसकी तुलना में ये कनस्तर स्टील का भारी नज़र आता है। और अब जब बात करी लेखिका ने साहिब आलम से, तो पता लगा कि उसे एक नौकरी मिल गई है। एक चाय की दुकान के मालिक के यहाँ उसे नौकरी मिल गई है, 800 रुपया महीना, और दिन का दो टाइम का खाना उसे मिल रहा था। इसके बावजूद भी साहिब आलम खुश नहीं था। लेखिका ने देखा कि उसके चेहरे पर वो जो पहले जैसे निश्चिंतता का जो भाव था, जो केयर फ्री लुक उसके चेहरे पर रहता था, जो स्वच्छंदता उसके चेहरे पर नज़र आती थी, वो अब गायब थी। अब चिंता की लकीरें नज़र आ रही थी साहिब के चेहरे पर। तो पहले वो अपनी मर्जी का मालिक था, अब वो नौकर बन चुका था। चाय की दुकान के मालिक के यहाँ वो नौकर बन चुका था। अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा था। बैग उसका अपना था, कनस्तर चाय की दुकान के मालिक का था। अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। इस तरह से कहानी का पहला हिस्सा, इस चैप्टर का पहला हिस्सा ख़त्म होता है। अब इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, What is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? साहिब कूड़े के ढेर में से क्या ढूंढता है और वो कहाँ है और कहाँ से आया है? बड़ा ही आसान प्रश्न है। साहिब कूड़े के ढेर में से तलाशता है कुछ काम की चीज़ें, प्लास्टिक की कुछ चीज़ें या लोहे की चीज़ें, सामान, या कभी उसको कोई रुपया, सिक्का या 10 रुपये का नोट भी उसे मिल जाया करता था। इस किस्म का सामान वो तलाशता रहता है। कहाँ है वो? सीमापुरी, जो कि दिल्ली के बाहरी इलाके में है, वहाँ वो अपने परिवार के साथ रहता है। और आया है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी, वहाँ से वो 1971 में दिल्ली शरणार्थी के रूप में आ गए थे। दूसरा प्रश्न, What explanations does the author offer for the children not wearing footwear? लेखिका ऐसे बच्चे जो फुटवेयर नहीं पहनते, जूते चप्पल नहीं पहनते, उनको लेकर क्या स्पष्टीकरण देती है? तो लेखिका बताती है कि जब भी वो गांव में या शहरों में ऐसे लड़कों से, ऐसे बालकों से, ऐसे बच्चों से मिला करती हैं, जब भी वो मिलती हैं तो वो बात करती हैं कि भाई नंगे पैर क्यों घूमते हैं ऐसे गरीब बच्चे। तो एक कारण उनको मिलता है सुनने को कि ये उनकी ट्रेडिशन नहीं है, ये उनकी परंपरा नहीं है, उन्हें पसंद नहीं है जूते चप्पल पहनना। लेकिन ये जो स्पष्टीकरण है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये राइटर को पूरी तरह हजम नहीं होती, वो इसको स्वीकार नहीं कर पाती और उसे शक होता है और उसे लगता है कि ये सिर्फ गरीबी को छिपाने का बहाना भर है। नहीं तो क्यों कोई नहीं चाहेगा, अगर वो खर्च कर सकते हों, वो ख़रीद सकते हों जूते चप्पल, ख़ास तौर से बच्चे जिन्हें जूते पहनना
बहुत ही पसंद आता है। तीसरा प्रश्न है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहेब टी स्टॉल पे जो काम कर रहा था वो काम करके खुश है? एक्सप्लेन करें। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि साहिब आलम उस चाय की दुकान पे काम करके बिल्कुल खुश नहीं था। बेशक उसे 800 रुपये मिल रहे थे महीने के और खाना मिल रहा था, इसके बावजूद भी वो खुश नज़र नहीं आता था। वो जो निश्चिंतता और का जो भाव, स्वच्छंदता का जो भाव उसके चेहरे पर रहता था वो अब नज़र नहीं आ रहा था। चिंता की लकीरें नज़र आ रही थी चेहरे पर, और अब वो अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं रहा था। कनस्तर जो वो लटकाए रहता था, लटका के दूध लेने के लिए जा रहा था मिल्क बूथ की तरफ, ये कनस्तर था चाय की दुकान के मालिक का, जबकि पहले जो झोला वो लटकाए रहता था बैग अपने कंधे पर, वो उसका अपना था। पहले वो अपनी मर्ज़ी का मालिक था और अब वो चाय की दुकान के मालिक का नौकर बन चुका था। तो वो बिल्कुल खुश नहीं था टी स्टॉल पर काम करके। सो दैट्स इट। ये था आपके इस पार्ट का पहला हिस्सा। If you enjoyed and found this video useful, click the like button and don't forget to subscribe and leave your comments in the comment box. Thanks for watching and don't forget, ना भूलें इसी का इंग्लिश वाला जो वर्जन है, एक और वीडियो जिसमें इसी पार्ट के इस हिस्से को, पार्ट 1 को इंग्लिश में समझाया गया, वो ज़रूर आप देखें, क्योंकि अंततः आपको आंसर्स लिखने हैं इंग्लिश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।